अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अ मॉडर्न एज पोएम अ गर्ल बाय इज़रा पाउंड। इस पोएम में हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, ग्रीक मिथोलॉजी, इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन, थीम्स एंड देन लिटरेरी डिवाइसेस। अब हम ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इस पोएम का बैकग्राउंड ये है कि इसको ग्रीक मिथोलॉजी के साथ रिलेट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं। अपोलो जो गॉड ऑफ सन था, डेफनी अ निम्फ जिसको देवी कहते हैं, डॉटर ऑफ गॉड ऑफ रिवर की बेटी थी, एंड इरोस जिसको रोमन नेम है क्यूपिड, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ लव, और द फादर ऑफ डेफनी इज़ पिनस विच इज़ कंसिडर्ड द रिवर गॉड। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक अपोलो ने जो है वो क्यूपिड का मजाक उड़ाया दैट यू लॉस्ट योर पावर, एंड देन क्यूपिड ने अपना बदला लेने के लिए 2 तीर मारे। एक जो है वो डेफनी को लगा जिसकी वजह से अपोलो फॉल इन लव विद डेफनी, और दूसरा तीर जो है वो अपोलो को लगा जिसकी वजह से डेफनी हेट्स अपोलो। डेफनी अपनी वर्जैनिटी को बरकरार रखना चाहती थी और अपोलो की मोहब्बत से तंग आकर उसने अपने फादर पीनस से रिक्वेस्ट की कि ही ट्रांसफॉर्म हर बॉडी इनटू अ ट्री, और उसके बाद उसके फादर द रिवर गॉड ने उसकी बॉडी को ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया इन ऑर्डर टू मेंटेन हर वर्जैनिटी। पोएम भी डेफनी की इसी ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है। नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। The tone of poem is sad, which is published in 1912 by Ezra Pound, which is consist on 2 stanzas, which is written in free verse, and it is the iconic Imagist work. It is a modern work which is written in a modern age. अब मैं पोएम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ और इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। द ट्री हैज़ इंटर्ड माई हैंड। यहाँ पे जो है वो डेफनी कहती है कि जो ट्री है वो मेरे हाथों में दाखिल हो चुका है। द सैप हैज़ असेंडेड माई आर्म्स। और जो सैप है, सैप की तस्वीर यहाँ साइड पे बनी हुई है, लिक्विड ऑफ ट्री। द सैप हैज़ असेंडेड माई आर्म्स, यानी कि सैप जो है वो मेरे बाजुओं में फैल चुका है। द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट डाउनवर्ड। और डेफनी कहती है कि जो दरख्त है वो मेरे ब्रेस्ट में नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। द ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स। और कहती है कि जो ब्रांचेस हैं ट्री के वो मेरी बॉडी में से ग्रो कर रहे हैं जैसे कि मेरे बाजू। सो द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ पोएम इज़ द नरेशन ऑफ डेफनी, where she is saying that her hands are converted into a tree and shoots up in her arms. Her feet are deeply rooted to the ground. Now I want to explain the second stanza. The tree you are. इस लाइन में अपोलो कहता है कि तुम दरख्त बन चुकी हो। मॉस यू आर। मॉस कहते हैं काई को, मॉस कहते हैं टिनी लीव्स को, और यहाँ पे अपोलो कहता है कि तुम मॉस बन चुकी हो, तुम ट्री हो चुकी हो। यू आर वॉयलेट। वॉयलेट कहते हैं फ्लावरी प्लांट को, एंड वो कहता है कि तुम फूलों के पौधे की तरह हो गई हो जो हवा के साथ घूमते हैं। यहाँ पर वॉयलेट सिंबलाइज करता है लव और अफेक्शन को। अ चाइल्ड सो हाई यू आर। ये लाइन इंडिकेट करती है पैराडॉक्स को जो कि एम्फेसाइज करता है चाइल्डहुड को अदर देन यूथफुल एज। एंड ऑल दिस इज़ फॉली टू द वर्ल्ड। और ये सब दुनिया की हमाकत है। The second stanza is the perspective of Apollo, the sun god who fell in love with Daphne. Here the poet describes a kind of violation that seems very fragile even in the wind surrounds the tree. He considered it nothing but foolishness. The poet uses a child so high you are and this is folly to the world. यहाँ पे अपोलो कहता है डेफनी के दरख्त में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी तकलीफ़ जो है वो अपोलो से इसकी नफ़रत को ज़ाहिर करती है। Now I want to summarize the poem in English. Ezra Pound likely based this poem on the myth of Apollo, the sun god, and Daphne, a nymph. The traditional myth is that Apollo insulted Eros or Cupid, his Roman name, saying he was not worthy of his warlike bow and arrow. In response, Eros angrily shot Apollo with an arrow to induce his love, and then shot the nymph Daphne with an arrow to make her feel hatred. Apollo fell head over heels for Daphne and continuously followed her, while she loathed him and desperate to shake his pursuit. Finally, Eros
inverted to help Apollo catch Daphne, but she begged her father Penis to change her form. He agreed, and thus Daphne transformed into a tree. A girl detailed her transformation. In the poem, Apollo accepts Daphne as she is, but her foolish choice to transform into a tree. In the last two lines, a child so high you are, and this is folly to the world, easily shows. अब आ जाते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एलिट्रेशन। पोएम में मौजूद है वर्ल्ड विद वाइंड एंड ऑल टू द एंड द ट्री। सेकेंड नंबर पे है एनाफोरा। एनाफोरा कहते हैं जो दो लाइंस पोएम की सेम वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे कि द ट्री हैज़ इंटर्ड माई हैंड एंड द सैप हैज़ असेंडेड माई आर्म। तीसरे नंबर पे है हमारे पास सिमिली। द ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स। यहाँ पे ये ब्रांचेस को आर्म के साथ कंपेयर कर रहा है। फिर हमारे पास आता है इमेजरी। इमेजरी यहाँ पे ट्री की हुई है और मॉस प्लांट की हुई है और वॉयलेट्स की हुई है। फिर ये पोएम जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। इसके अलावा इसमें हाइपरबोले यूज़ हुआ है। द ओवरऑल पोएम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरबोले बिकॉज द ओवरऑल पोएम इज़ एग्जिजरेटेड हियर। उसके बाद एसोनेंस मौजूद है। द ट्री हैज़ इंटर्ड माई हैंड। इन दिस लाइन द रेपिटेशन ऑफ ई इज़ एसोनेंस हियर एंड कॉन्सोनेंस इज़ प्रेजेंट इन द लाइन द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट डाउनवर्ड। इन दिस लाइन द रेपिटेशन ऑफ डी इज़ कॉन्सोनेंस। इस पोएम में रेपिटेशन भी मौजूद है सेकेंड स्टैंजा में, जैसे कि वो कहता है द ट्री यू आर मॉस यू आर वॉयलेट अ चाइल्ड सो हाई यू आर। सो यू आर पे फोकस किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है और ये रेपिटेशन है। अब इस पोएम की थीम्स पे आ जाते हैं। इसमें बहुत सी थीम्स मौजूद हैं। सबसे पहले नेचर वर्सेस वुमेन। वुमेन जो है वो डेफनी और डेफनी की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ट्री जो कि नेचर के साथ रिलेट करती है। दूसरे नंबर पे जो इज़रा पाउंड थे वो इमेजिस्ट राइटर थे, तो इसमें जो है वो इमेजिज़म की थीम भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें लव वर्सेस लस्ट की थीम भी मौजूद है। द लव ऑफ अपोलो फॉर डेफनी, और जो अपोलो का लव है डेफनी के लिए, उससे बचने के लिए जो डेफनी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके एस्केपिज़म में आ जाएगी। और ये पूरी जो है वो गर्ल की ट्रांसफॉर्मेशन पे बनाई गई है, तो ये रियलिज़म की थीम। और लास्ट में इसमें हमें इमेजिनेशन की थीम भी मिलती है। If you have any questions, so ask in a comment section. Thank you.